Hello students, my name is Rishi Kumari and now I am going to explain you chapter 4 sorting materials into groups. Chapter 4 sorting material into groups. So firstly we will see this concept map. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये इस कॉन्सेप्ट मैप में हमें पूरी तरह से अच्छे से पता चल जाएगा. सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड. तो हम लोग एक ऐसे कुछ मटेरियल्स के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. इसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ को, तो पहला अपीयरेंस एंड टेक्सचर, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड गैस, देन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ओपैक्यू, ट्रांसलूसेंट और लस्टर. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाट आर थिंग्स मेड ऑफ. तो हम लोग अपने अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, वे सब अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें और वो एक दूसरे से अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेंसिल, मोबाइल, ETC. अब ये सब जो है वो अलग अलग चीज़ों से बने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल को हम लोग ले लेते हैं. हमारा जो पेंसिल है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है. पहला वुड, उसके बाद वो एक लीड से बना हुआ है जो कि कॉम्बिनेशन है क्ले और एक सब्सटेंस जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं और पेंट का. हमारा इरेज़र, अब इरेज़र किस चीज़ से बना हुआ है, तो इरेज़र रबर से बना हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ा है. हमारा बुक जिससे हम पढ़ते हैं वो किससे बना हुआ है, पेपर, इंक और ग्लू से. और जो छुरी होती है यानी कि नाइफ, चाकू, ये किससे बना होता है, स्टील, वुड और प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. तो हमने अभी कितने सारे नाम लिए ना, वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, पेपर, इंक, ग्लू, प्लास्टिक. ये सब क्या है, ये सब आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स. ये मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है. मटेरियल्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाने में या ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम आते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्टील को ले लेते हैं. अब स्टील से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, नाइफ्स, यूटेंसिल्स, कार्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इतने सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, टेबल 4.1. इस टेबल को आप लोग खुद से बनाओगे. जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है स्टील. अब स्टील से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं ये आपको यहाँ दिया है. वैसे ही वुड, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, लेदर, इन सब से कौन कौन सी चीज़ें बनती है ये आपको भरकर बताना है. और अगर आपने ये कर लिया हो तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं देखना चाहती हूँ. फिर एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल बना सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि स्टील से नाइफ्स बना सकते हैं, यूटेंसिल्स, कार्स. एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारे थिंग्स बना सकते हैं. अब उसी का यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल अ टम्बलर कैन बी मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, थर्माकोल, ceramic or paper. So what is the meaning of tumbler? Tumbler, a container like a glass with a flat bottom and straight sides. तो टम्बलर क्या होता है, वही ग्लास की तरह होता है जिसका जो तलवा होता है यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा ग्लास होता है ना, उसका नीचे वाला थोड़ा सा गोल रहता है या कर्व होता है, पर ये टम्बलर का जो होता है वो फ्लैट होता है पूरा. और इसकी जो दीवारें होती हैं साइड की, वो क्या होती है, स्ट्रेट होती हैं. ओके. एंड अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टम्बलर, फॉर एग्जांपल एक टम्बलर किस चीज़ों से बनाया जा सकता है, जैसे ग्लास से, प्लास्टिक से, थर्मोकोल से, सेरेमिक से और पेपर से. इन सभी चीज़ों से बनाया जा सकता है. तो अब यहाँ पे बोला है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट के भी नाम बताइए और मटेरियल्स के भी नाम बताइए जिससे वो लिखा हुआ है, जैसे मतलब बनाया गया है. जैसे एक चेयर, तो चेयर वुड से बनाया गया है, उसी टाइप से आपको इसको करना है. टेबल 4.2 अब है several objects can be made from a combination of several materials. तो मैंने भी बोला कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं एक ही मटेरियल से, बट बहुत सारे मटेरियल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा पेंसिल और बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंसिल्स हमारा वुड, फिर लीड और ग्रेफाइट और पेंट से बना हुआ होता है. तो ये 3 सब्सटेंसेस से मिलकर एक पेंसिल बनता है. यानी कि सेवरल मटेरियल से सेवरल ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं और सेवरल मटेरियल से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं. तो अब मटेरियल्स को हमें पहचानने के लिए एक सेकेंड. व्हाट इनेबल्स अस टू डिसाइड विच मटेरियल यूज टू मेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. दिस डिपेंड्स ऑन 2 things. What we want to use the object for and the properties of the material. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें
एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, तो ये कौन से टू थिंग्स पे डिपेंड होते हैं, वे टू थिंग्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे आगे पहले हमें ऑब्जेक्ट को जानना होगा, व्हाट वी वांट टू यूज़ द ऑब्जेक्ट फॉर, और उसके बाद उसके मटेरियल्स के बारे में जानना होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मटेरियल्स आर अलाइक, यानी कि सभी मटेरियल्स एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। तो हमने लार्ज नंबर ऑफ़ थिंग्स के बारे में बात किया, हमारे एक जितने भी अगल बगल में जितने भी थिंग्स रखे, सामान रखे, उनके बारे में बात किया। हम जानते हैं कि उन सभी थिंग्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, वो एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन उनमें जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि मतलब टू प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती हैं, which are common to all things. Okay, first is volume and second is mass. So what is volume and mass? The amount of space something occupies is called its mass. For example, अब आप एक बुक को देख लीजिए, ये बुक कितना स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, उसी जितना वो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। अब हम जितना स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहे हैं वो तो बुक से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और ऐसे थिंग्स जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बॉटल खाली नहीं होता, असल में उसमें हवा होता है, और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। अब सेकेंड इज मास। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। सो मैंने जितने भी लाइंस को अंडरलाइन किया है वो आप भी कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी हम लोग मास के बारे में पढ़ रहे थे। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स मास, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बोतल को देख लो, उसके अंदर पानी है, तो उस पानी में उस मैटर का कितना अमाउंट है, यानी कि कितना वेट है, अमाउंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो, मैटर। मैटर क्या होता है? तो मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। ऐसे थिंग्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें मास होता है उन्हें मैटर बोलते हैं। अभी हमने वॉल्यूम और मास पढ़ा, तो इससे हमें क्या पता चला, मैटर। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर। ओह, अभी मैंने जो बोला वही है। We have seen that all materials occupy space and have mass. हमने भी देखा कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनमें मास होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। कोई भी ऐसा थिंग जिसमें जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसमें मास हो, वह मैटर कहलाता है। मैटर में वो सभी सब्सटेंसेस आते हैं जिससे ये यूनिवर्स बना हुआ है। हमारा बोन्स, हमारा मसल्स, हम पानी, जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो ब्रेथ करते हैं यानी कि हवा, वो सब मैटर है। पर ऐसा कौन सा चीज़ मैटर नहीं है? आखिर यूनिवर्स मैटर से बना, तो ऐसा कौन सा चीज़ जो मैटर नहीं है? सोचिए। पहला, हमारा फीलिंग्स को हम सिर्फ एहसास महसूस कर सकते हैं, वो ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना ही उसमें मास होता है। जैसे लव, सैडनेस, गुस्सा, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स है, इसमें ये सब मैटर नहीं कहलाएंगे, दे आर नॉट मैटर। रेडियो, टीवी, ये सेल फोन्स ये सब क्या है? ये सब मैटर है। पर ये जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं ये मैटर नहीं है। क्या आप किन्हीं और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो कि मैटर्स नहीं है? सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अब हमने ये समझा कि हम जो जितना भी थिंग्स उन्हें मैटर कहते हैं, तो मैटर किस चीज़ से बना है? ओके, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। अ पीस ऑफ आयरन इज मैटर। एक आयरन का पीस मैटर होगा। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, और अगर हम उसे कंटिन्यू तोड़ते रहे तो वो और स्मॉलर और छोटा छोटा होते जाएगा, पर लास्ट में वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा।
or it should be possible to get the smallest piece of iron that cannot be broken any further. ऐसा होता है, मतलब अगर हम आयरन को तोड़ते गए तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पीस आएगा जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते। तो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में इस छोटे से छोटे पीस को क्या नाम दिया था? एटम दिया था। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज अ गोल्ड एटम। अगर हम गोल्ड लिए हैं, उसको तोड़ते जाते और उसको सबसे स्मॉलेस्ट पीस निकाले तो सब लोग क्या बोलेंगे? गोल्ड एटम बोलेंगे। जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जो कि हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसे बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख gold atoms placed end to end form a line only 1 mm long. आप समझ सकते हो कि जो एटम होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर 40 लाख गोल्ड के एटम्स को अगर हम एक प्लेस पे इकट्ठा करें तो सिर्फ 1 मिलीमीटर लॉन्ग एक बनेगा, बस इतना छोटा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज द एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल गोल्ड का और आयरन का उसे हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ओके, अब हम वाटर का लेते हैं। ओके, अगर हम वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पीस निकाल लें तो वो वाटर एटम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो वाटर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे हाइड्रोजन एंड एटम। आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। यहाँ पर एक विनेगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन के एटम को जोड़ेंगे और 2 ऑक्सीजन को और 2 कार्बन को जोड़ेंगे तो इतने सारे एटम को जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ विनेगर बनेगा। सोचिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ विनेगर को बनाने के लिए कितने सारे एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमने देखा है कि वाटर को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये 2 एटम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोलेंगे। अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट एलिमेंट्स, तो आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्योंकि अगर हम इसका छोटा से भी छोटा पार्ट निकालें तो ये सिर्फ एक एटम से बना हुआ होता है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 एटम से मिलकर बनते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। अभी हमने मॉलिक्यूल पढ़ा है कि मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम से मिलकर बनेगा या 2 एटम से ज़्यादा से मिलकर बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाने में हमें हाइड्रोजन और एटम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। अब हम कुछ कॉमन कंपाउंड्स और उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाटर मैंने बताया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब एक कॉमन सॉल्ट किस चीज़ों से मिलकर बनता है? सोडियम और क्लोरीन, शुगर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सैंड, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, यूरिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वॉशिंग सोडा, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो अब हमें पढ़ना है कि 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली अकर हुए थे और जो अदर्स है वो साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरीज जहाँ पे वे काम करते हैं वहाँ पर अकर हुए थे। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम एंड मरकरी। अब हमें एटम्स को किस तरह समझना है? लेटर्स की तरह। ओके, जैसे लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं पूरे मिलाकर और उस 26 लेटर्स से हम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। उसी प्रकार से सेम वे में जैसे
एलिमेंट्स 118 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से 118 एलिमेंट्स हम लोग मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग अपने अगल बगल में मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स देखते हैं। शुगर, चॉक, विनेगर, सॉल्ट, वाटर, ये सब कंपाउंड्स हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। इसीलिए जैसे उनके मॉलिक्यूल के अलग अलग होने की वजह से जो सॉल्ट होता है वो साल्टी होता है और शुगर जो होता है वो स्वीट होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो वही यहाँ पे भी बताया है। और मॉलिक्यूल ऑफ विनेगर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन से मिलकर बनता है। मतलब आप पहले कभी ऐसा सोच सकते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस की मदद से एक लिक्विड बनता है, और अगेन दो पॉइजनस सब्सटेंस से, सोडियम और क्लोरीन से साल्ट बनता है, जो कि हम लोग क्या रोज़ खाते हैं। ये दोनों क्या है, पॉइजनस है, और दोनों को हम मिलाते हैं तो ये ठीक हो जाता है, और इसे हम सॉल्ट के रूप में रोज़ लेते हैं। अब आप अपने अगल बगल देखिए, आप देख सकते हो कि बहुत सारे थिंग्स रखे हुए हैं, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो अब आप उसकी लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट बनाना आपको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हमारे अगल बगल में थाउजेंड्स बहुत सारे थिंग्स हैं, जो कि ऐसे भी थिंग्स होते हैं जो लिविंग्स होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, और ऐसे भी थिंग्स जिसे हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सबकी अलग अलग डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, और उनकी डिफरेंट मटेरियल्स भी होते हैं, किसी किसी में सेम भी होते हैं। ऐसा मे भी हो सकता है से अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको पता लगाने के लिए कैसे, इन व्हाट वेज आर द थिंग्स यू सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप कैसे देखकर पता लगा सकते हो कि ये दोनों, मतलब ये जो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो कैसे एक दूसरे से अलग है, और हम क्या अलग अलग थिंग्स को एक ग्रुप में बांट सकते हैं टुगेदर और उनके प्रॉपर्टीज़ की मदद से। अब यहाँ एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1। यहाँ पे एक 2 ग्रुप का नाम दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आप देख सकते हो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी कैसे अलग है। इसका मुझे कमेंट में आप आंसर बताओ। ग्रुप ए में ह्यूमन, नीम, ट्री, पी प्लांट, डक, कॉकरोच, ये देख सकते हो। और ग्रुप बी में पेन, सेलफोन, वॉच, बुक और टेबल। ये दोनों किस वे में अलग अलग है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ। You will notice that group A has living thing, whereas group B has non-living thing. अब आप इसे नोटिस कर सकोगे कि जो ह्यूमन, नीम, ट्री, पी प्लांट और डक होते हैं वो लिविंग है, और जो पेन, सेलफोन, वॉच, बुक, टेबल है ये नॉन लिविंग है। तो ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे आप अंडरलाइन कर दोगे। किसी भी थिंग्स को ग्रुप करना एक साथ उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की मदद से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो अलग अलग होते हैं। लिविंग थिंग्स को डिवाइडेड किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे प्लांट और एनिमल्स। और अब प्लांट्स और एनिमल्स को भी ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया जाता है इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, पर जो ईच ग्रुप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, और वह एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं बहुत सारे तरीक़ों में। लिविंग थिंग्स को हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स भी और भी ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। जैसे एनिमल्स इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में क्लासिफाइड हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग होते हैं। इस प्रॉपर्टीज से वे अलग अलग ग्रुप में लेकर जा सकते हैं। ईच ग्रुप डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप इन सम वेज। लेकिन जो 2 ग्रुप होगा वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीक़ों में अलग ज़रूर होगा।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को ही ले लेते हैं, तो एनिमल्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, पर क्या प्लांट्स मूव करते हैं? नहीं, एनिमल्स मूव करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस से वो क्लासिफाइड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं उनमें। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि ये जो पिक्चर्स के अनुसार आपको इसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बांटना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। और इसके आगे एक एक्टिविटी 3 दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे एक्टिविटी 1 में था उसी तरह से इसमें भी है। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में, ग्रुप सी में क्या है? ग्रुप सी में एक्सरसाइज बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर है। और ग्रुप डी में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल, वुड और गोबर गैस है। तो अब हमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पता करने हैं कि आखिर यानी कि इन दोनों जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में है, इसमें हमें क्या ढूंढना है? कॉमन प्रॉपर्टीज़। हमें क्या ढूंढना है? कॉमन प्रॉपर्टीज़ ढूंढना है। तो आप मुझे इसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। क्लासिफिकेशन सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। कैसे होता है? जैसे वो किस चीज़ से बना है, वो जो थिंग है वो किस चीज़ से बना है, उसकी क्या यूजेस है, वो नेचुरल है या ह्यूमन मेड है, इस टाइप से उसे क्लासिफिकेट किया जाता है। ऐसे कुछ मटेरियल्स जैसे वुड, कॉटन, जूट, ये सब क्या हो जाएंगे? नेचुरली होंगे। यानी कि हम इसे इस बेसिस पे बांट सकते हैं कि ये सब जो क्या है, नेचुरली अकर हुए हैं। और सेरामिक, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड है। तो हम इसे कौन से बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं? ह्यूमन मेड पे। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो क्लासिफिकेशन के, जिससे कि हमारा जो वर्क होता है घर पे और स्कूल में वो इजी हो जाता है। जैसे हमारा किचन का सामान सिर्फ किचन में रहता है, रूम का सामान रूम में रहता है, इस टाइप से। देन एक्टिविटी 4 है, आपको बोल रहा है कि आप एक स्कूल लाइब्रेरी में जाइए और देखिए कि उसमें बुक्स कैसे अरेंज है। वो आर दे अरेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? क्या वे अरेंज है सब्जेक्ट्स के अनुसार? आप एक लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं। और ये आपको ये जो अरेंजमेंट है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है कि कौन सा बुक हमें चाहिए। जैसे साइंस का एक लिस्ट है तो वहाँ पे हमें सारे साइंस के बुक मिलेंगे। जैसे जीके का है तो वहाँ पे हमें सारे जीके के बुक मिलेंगे। और यहाँ पे किचन में भी दिया, मतलब यहाँ लिखा हुआ भी कि जो किचन है, किचन में क्या हमारे बर्तन रखाते हैं और हमारे स्पेसेस रखाते हैं। क्या किचन का सामान किचन का सामान जैसे ट्यूमेरिक या स्पेसिस हम अपने रूम में नहीं ना रख सकते? उसी प्रकार से हम अपने घर में और स्कूल में सब जगह क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या आप और भी क्लासिफिकेशन सोच सकते हैं? अब यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको खुद से बनाना है और इसका आपको ओरल क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना है। इट इज़ योर वर्क। ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.